हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि जे.एस. शुक्ला साहब लगातार बैंक पेंशनर्स की लड़ाई बेहद ही सादगी, स्पष्टवादिता और निर्भीकता के साथ लड़ रहे हैं और सारे उन तथ्यों को सामने ला रहे हैं जिन तथ्यों की वजह से हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। वो रेगुलेशन की बात भी करते हैं और रेगुलेशन इतर वो आरबीआई लाइन की बात करते हैं। और हमारे दोनों ही साधन हैं, पेंशन अपडेशन चाहे किसी से हो, चाहे रेगुलेशन बेस्ड हो और चाहे आरबीआई लाइन बेस्ड हो, हमारे दोनों ही रास्ते हैं। एक रेगुलेशन बेस्ड है और एक नॉन रेगुलेशन बेस्ड है। यानी एक हमारा स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है जिसे हम रेगुलेशन 1995 कहते हैं, और एक हमारा नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है जिसमें आरबीआई लाइन आती है, और दोनों के दोनों से हमारा पेंशन अपडेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है वो रेगुलेशन बेस्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आउट ऑफ कोर्ट बातें आती हैं तो आरबीआई लाइन ऑटोमेटिक हिस्टोरिकली भी आ जाती है और स्मॉल कमेटी ने आपस में बात की उससे भी आ जाती है। अब क्योंकि रवैया जो हमारी यूनियंस का रहा और खास करके रिटायर्ड एसोसिएशंस का वो बेहद ही निराशाजनक और बेहद शर्मनाक रहा है, उसी के ऊपर आज उन्होंने एक लेख लिखा है। और कि वो लिखते रहते हैं और भी निर्भीकता के साथ लिखते हैं और स्पष्टवादिता के साथ लिखते हैं। उसे मैं केवल पढ़ के बताऊंगा और ज़्यादा नहीं करूंगा। थैंक यू। पेंशनर कहते हैं, पेंशनर ने जिन पर भरोसा किया उन सभी ने धोखा दिया। अपराधियों को पहचानने में चूक न करो, रजिया गुंडों में फंस गई की कहावत है। पेंशनर्स की विडंबना है कि वे सब एआईबी पार्क के जाल में फंसे हुए हैं। जो बड़ी वर्किंग यूनियन ने किया उसे नहीं भुलाया जा सकता, न और न माफ। वयोवृद्ध पेंशनर के साथ जो हुआ वह अक्षम अपराध है। समझने वाली बात यह है कि बड़ी वर्किंग यूनियन में कुछ गद्दार लोग हैं। वे वर्किंग और रिटायर्ड दोनों के लिए घातक हैं। यही गद्दार पेंशनरों की दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। बरसों से बैंक पेंशनर इस गलत फहमी में फंसे हुए थे कि देर सवेर ये गद्दार उनकी पेंशन अपडेट करा देंगे। यूएफबीयू के गठन के बाद पेंशनर्स के हित हाशिए पर चले गए। 7वें और 12वें द्विपक्षीय समझौते को देखें। प्रत्येक समझौते में पेंशनरों के हितों के विरुद्ध कुछ न कुछ शर्त निर्धारित की गई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों में कुछ लोग पेंशन की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते नजर आते हैं। ये उनकी खीज है। ऐसी टिप्पणियां तथ्यों से मेल नहीं खाती। हम जानते हैं कि बैंक अधिकारियों कर्मचारियों दोनों की सभी सेवा शर्त यूनियनों और बैंक प्रबंधन के बीच समझौतों और सहमतियों पर आधारित हैं। सरकारी अधिसूचना के माध्यम की एक तरफा कुछ भी उन पर थोपा नहीं गया है। इसलिए सरकार पर सीधे आरोप लगाना असली अपराधियों को अपराध मुक्त करने जैसा है। निवेदन है ये भूल कदापि न करें। हम देखना और समझने की जरूरत है कि इस तरह की स्थितियों में आरबीआई में पेंशनर में सभी मुद्दों का समाधान कैसे किया गया। आरबीआई यूनियनों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। आरबीआई पेंशनर्स के तमाम मुद्दों को आरबीआई वर्किंग यूनियन ने प्रबंधन के समक्ष प्रमुखता से उठाया, जरूरत पड़ने पर संघर्ष किया, अंततः बातचीत कर समझौता किया और फिर सरकार ने मंजूरी दे दी। अन्य बैंकों की वर्किंग यूनियन ने बैंक पेंशनों के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया। इन यूनियनों ने पेंशनर की मांग तक नहीं उठाया तो संघर्ष या समझौते या का प्रश्न नहीं उठता। आरबीआई यूनियन जो इतिहास हासिल किया वह सोने की प्लेट में रखकर नहीं मिला। वह सेव आरबीआई यूनियन के सड़क से लेकर अदालत तक के संघर्षों कठिन प्रयासों के बावजूद हासिल हुआ। हम प्रत्येक पेंशनर से अनुरोध करते हैं कि वे 7वें से 12वें समझौते तक पेंशन स्कीम को कमजोर करने के लिए बड़ी यूनियन की सहमति से हुए निर्णयों को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें। उन्होंने मतलब एक एक समझ 7वें 8वें 9वें सारे समझौतों को बताया है कि इन लोगों ने क्या किया और काफ़ी स्टडी के बाद ये निकाला गया है। 7वें वेतन समझौते में पेंशन स्कीम को जबरन घसीटना, 2 वेतनमान बनाना, एक पेंशन के लिए और दूसरा वेतन के लिए, समझौतों से होने वाले पेंशन लाभ को रोकने के गलत तरह से था। 7वें वेतन समझौते में 2 वेतनमान 1616 1684 को 8वें समझौते में भावी प्रभावी से हटा दिया गया। नवंबर 1997 और अप्रैल 2005 के बीच प्रभावित पेंशन को यथावत छोड़ दिया गया। ऐसे लोगों ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक खुद लड़ाई लड़ी। 8वें वेतन समझौते में नवंबर 2002 पहले के पेंशन को छोड़कर 100% डी न्यूट्रलाइजेशन पर समझौता हुआ। नवंबर 2002 से पहले के पेंशन ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी लड़ी, लेकिन EIBRF के विश्वासघात के कारण हार गए। 9वें वेतन समझौते में पुरानी पेंशन स्कीम को सोने की तस्करी विधेयक का सरेंडर कर दिया और एनपीएस को समझौते द्वारा बैंकिंग में लाया गया। 9वें वेतन समझौते में पेंशन का दूसरा विकल्प आया, पूरी तरह से आईबीए द्वारा निर्धारित शर्तों पर। लुंगीवाला ने 2013 में झूठ ऐलान किया कि पेंशन अपडेशन के बिना 10वें वेतन समझौता हस्ताक्षर नहीं करेगा।
उन्होंने पेंशन को धोखा देने और उनका ध्यान भटकाने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर यह प्रचार जारी किया। 10वें वेतन समझौते अचानक पेंशन अपडेशन न करने का चौंकाने वाला फैसला। 10वें वेतन समझौते में आईबीए और यूनो संयुक्त घोषणा में कहा कि बैंक पेंशन का उनकी बैंकों के साथ कोई अनुबंधित संबंध नहीं है। इस तरह पेंशन का चैप्टर ही बंद कर दिया गया। 10वें वेतन समझौते नवंबर 2012 से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को आजीवन बड़ी पेंशन कटौती की गई। उनके मूल वेतन से 7.7% और 11% के बीच कटौती की गई, जिसका स्पेशल अलाउंस बनाया गया था और उसे पेंशन और ग्रेच्युटी गणना के अयोग्य किया गया। 11वें वेतन समझौते में स्पेशल अलाउंस कटौती को मूल वेतन का 16.4% 20% के बीच कर दिया गया। 12वें समझौते में स्पेशल अलाउंस कमेटी को मूल वेतन का 26.5 और 31.5 बीच बनाकर और गहरा कर दिया गया। 12वें समझौते में डीए के आधार पर 1960 की जगह 2016 का आधार वर्ष नवंबर 2002 से लागू किया गया। नवंबर 2022 से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 2016 के आधार पर डीए दिया जा रहा है। नवंबर 2022 से पहले पेंशनर्स को जयपुर आधार पर 1960 में छोड़ दिया गया। इस तरह नवंबर 2022 के पहले और बाद के पेंशन को भेदभावपूर्ण डीए मिल रहा है। पेंशन 9वें वेतन समझौते के स्तर पर बनी हुई है। स्पेशल अलाउंस के कारण 1/11/2012, 1/11/2017 और 1/11/2022 से सेवानिवृत्त हुए पेंशन की पेंशन 50% घटकर क्रम से 45%, 41% और 36% हुई है। नवंबर 2012 के बाद के सभी पेंशन को हर महीने हजारों का नुकसान हो रहा है, जो उन्हें मिल सकता था अगर स्पेशल अलाउंस का खेल न खेला गया होता। नंबर 14 का पॉइंट है 1/11/2027, 1/11/2032, 37 और 24 के सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन को 50% के स्थान पर क्रमशः 31, 26, 21 और 16% पेंशन मिलेगी यदि स्पेशल अलाउंस का खेल बंद नहीं हुआ तो। अभी भी बैंक कर्मी यूनियनों को मासिक सदस्यता देते हैं। वेतन समझौते हजारों रुपये की लेवी होती है। इस तरह लोग अपने हितों को हड़पने के लिए लुटेरे और गद्दारों को खुद बोल रहे हैं। जे शुक्ला और ये लिखा उन्होंने, ये 6-7 मिनट का उनका जो लेख है, उन्होंने सारी बातें खोल करके रखी हैं और उन्होंने कहा है कि हम अकेले गवर्नमेंट को इसका दोषी नहीं मान सकते। ये जितनी भी विषमताएं आई हैं, ये जितने भी इन्होंने ये कुकर्म किए हैं, ये सारे के सारे यूनियन वालों के किए हुए हैं। चाहे ये रिटायर्ड यूनियन वाले हों और चाहे ये जो अपनी एक्टिव यूनियन है, जो सर्विंग कर्म उनके हों, ये सारे के सारे इन खेलों कर रहे हैं। और ज़रूरी है जो सच्चाई है वो सबके सामने लाया जाए और बहुत मेहनत के साथ ये करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं हो जाता कि बैठा कोई कर दिया। काफ़ी इसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद जब कहीं जा करके ये सोशल मीडिया पर चीज़ें आती है, कम से कम लोगों को पता तो चले। ये लोग जो मतलब सब्सटेंस के रूप में बड़ी मात्रा में जो पैसा लेकर के बैठे हैं और जिसका पैसा खाते हैं उन्हीं के अहित करते हैं। ये इस प्रकार के एक प्रकार के कुछ नहीं है लोग, ये वही हैं क्या नाम है, दूसरों का माल खाना और मतलब दूसरों का हड़पना, इस प्रकार की इनकी आदत चली हुई है। और ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल ये ह्यूमन राइट वायलेटर्स हैं। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।